हम कह सकते हैं संविधान की सबसे शीर्ष पद तक द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति? निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने अपने भाषण में आज शपथ ग्रहण के बाद जो बातें कही वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम को यदि हम देखते हैं तो दो तीन चीज़ें साफ दिखती है। पहली बार भारत में स्वतंत्रता के बाद जन्मे हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पहली बार भारत में आज कार्यरत है। बदले हुए भारत का एक तरह से तस्वीर, एक प्रतिनिधित्व वो दोनों करते हैं। दूसरी बात, लगातार 10 राष्ट्रपति 1977 से लेकर आज तक अपना कार्यकाल पूरा करते हुए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक मार्ग से, चुनाव के माध्यम से एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण करना हमने देखा। जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक तरह से जो मानवंदना है उसका स्वीकार किया, और जब फिर से राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो वही मानवंदना का स्वीकार द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक है, और इसका जो सामाजिक आर्थिक रूप में संदेश है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करते हुए ये तो बेहद महत्वपूर्ण है ही। लेकिन मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो लगातार 10 राष्ट्रपति इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस पद पर विराजमान होना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे नहीं थे, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जन्मे हैं, ऐसे देश का नेतृत्व करना और फिर भी इस अमृत काल के संदर्भ में अपनी एक संवेदना, एक चेतना समाज के, देश के मन में सतत जागृत रखने की एक विचार सतत रखते हुए ये काम करना, मैं मानता हूँ भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी तस्वीर आज हमको इस रूप में देखने को मिली है। क्लास मॉनिटर से तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, और सबसे अहम ये है महिला होने के नाते जब हम आधी आबादी के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वो तो है ही, लेकिन उन कई सपनों को, क्योंकि लगातार हमने जब तक ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था और जब उनके लिए वोट डले, जब मतगणना हुई, तो हमने कई रिपोर्ट्स उनके गांव यानी रायरंगपुर से दिखाई। वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जिस स्कूल में वो पढ़ाती थीं, उनकी आंखों में जो सपने थे, क्योंकि वो खुद मान रही कि वो पहली थी जो कॉलेज गई, तो आप यहाँ से देखिए कि अगर उन सपनों को प्रफुल्लित कर कर किस तरह से एक स्वच्छंद आकाश देना है, क्योंकि घर की चार दीवारी में अब नहीं है वो कैद, वो उड़ना चाहती है, जाने कौन बने आगे जाके द्रौपदी मुर्मू, यही बात वो समाज को समझाना चाहती है। जी देखिए, हमने यदि जिस दिन ये सारा चुनाव का काउंटिंग हुआ, जब वोट तो पहले ही पड़ गए थे, लेकिन 20 तारीख को जिस तरह से काउंटिंग हुआ और 3 बजे के बाद जब उनकी लीड एक तरह से कंफर्म हो गई और सेकंड राउंड के ख़त्म होते होते जब ये तय हो गया कि 50% से ज़्यादा जो आवश्यक इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है वो उन्होंने प्राप्त कर ली है, तो भारत के आसपास के देशों में भी जनजाति क्षेत्र में जिस तरह का उत्सव का माहौल था, वो एक तरह से एक संदेश था। वो संदेश किस लिए था हमको ठीक से समझना चाहिए। देखिए, भारत में यदि हम देखते हैं इतिहास के रूप में, तो हमको ये समझना चाहिए कि भारत में जनजाति, गांव में रहने वाले और नगरों में रहने वाले, इनका एक आपस में परस्पर पूरक जीवन का एक संबंध था। अपने जल जंगल के प्रति बेहद संवेदनशील ऐसा ये समाज, अपने परंपराओं के प्रति संवेदनशील, और बाकी समाज भी उन संवेदनाओं को एक तरह से सम्मानित करता हुआ। इस समाज ने जितना विदेशी आक्रांताओं के विरोध में संघर्ष किया उतना किसी ने नहीं किया। हम क्योंकि
स्वयं राष्ट्रपति जी संथाल समुदाय से आती है। संथालों की एक तरह से जो क्रांति थी जी। उसने एक तरीके से भव्य ब्रिटिश साम्राज्य को एक तरह से झुका दिया था। बिल्कुल जड़ें हिलाई थी। और इस कारण से ब्रिटिशों ने फिर एक जिसको हम कह सकते हैं कि राजनैतिक और कानूनी दांवपेच खेला, इनको देश की मुख्य धारा से ही बाहर कर दिया। सारे प्रक्रियाओं से एक तरह से इनको दूर रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भी आज भी हम उस का अनुभव करते हैं कि इन जनजातीय क्षेत्र में हमने देखा, पहले तेलंगाना में, फिर बंगाल में नक्सलबाड़ी में, किस तरह से इस सारी प्रक्रिया का फायदा लेते हुए एक अतिवादी वामपंथी विचारों के आधार पर एक आतंकवादी विचार को भी वहाँ पे रोकने की कोशिश की गई। उससे हम निकलते हुए आज हम देख रहे हैं कि जनजातीय क्षेत्र से आकर एक महिला जिसने न केवल रायरंगपुर जैसे स्थान से निकलकर कॉलेज पूरा किया, सरकारी स्तर पर पहली बार कोई जनजातीय क्षेत्र से इस तरह से पावर और इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी के रूप में वो उस इलाके से पहली सरकारी नौकरी करने वाली इस तरीके से रही। उसके बाद शिक्षिका के रूप में जो अरबिंदो स्कूल का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र भी किया। और ये भी सौभाग्य की बात है कि श्री अरबिंदो की भी 150वीं जन्म जयंती का ये वर्ष है। और उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो के शिक्षा विषयक विचार जो है उनको हमेशा प्रेरित करते हैं। और उस सारी प्रक्रिया के बाद, व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष के बाद वो सार्वजनिक जीवन में आती है और पिछले 25 वर्ष के लगातार अपने दम पर, कोई ना डायनेस्टिक बैकग्राउंड है, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ऐसे में एक सामाजिक संदेश देते हुए देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होती है। मुझे लगता है इस रूप में यदि हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमको उन सारे उत्सव मनाते हुए जनजातीय क्षेत्रों का महत्व समझ में आएगा। एक और उत्सव का जो कथन है वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से बापू ने कहा था कि वो दिन ज़रूर आएगा भविष्य में जब मैं खुद एक देखना चाहूँगा कि एक आदिवासी महिला जो है या आदिवासी समाज से कोई इतने बड़े पद पर विराजमान हो। और आज अपने इस कार्यकाल की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शपथ लेने से पहले जब बापू को श्रद्धांजलि देकर की। ये लोकतंत्र कितना सशक्त, कितना आत्मसात, इसकी पाचन शक्ति कितनी ज़्यादा मजबूत है, ये इन्हीं तस्वीरों से और इन्हीं हम कह सकते हैं जिस तरह से जो मिथक तोड़े गए हैं कि भाई हम ये शायद स्वप्न में सोच सकते थे कि कोई इस जनजातीय समाज से उठकर इस सर्वोच्च पद तक आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने लोकतंत्र को भी मैच्योर होते हुए देख रहे हैं आने वाले और सालों में। निश्चित रूप से देखिए, जो मूलतः अंत्योदय की संकल्पना थी, बहुत लोग है ना, चर्चा में भी आया जब राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब भी ये चर्चा में आया। ठीक है, संवैधानिक रूप की एक संवैधानिक परंपराओं की एक जिसको हम कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क में हम बंधे हुए हैं जिसमें ये तय है कि जो निर्वाचित लोक प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई सरकार के एक तरह से सलाह करते हुए राष्ट्रपति द्वारा ये सारा काज होगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हुए भी ये रबर स्टैम्प नहीं है, ये केवल सिंबलिक नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा सब्सटेंस है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो लोकसभा है जिसको एक तरह से पूरे जन का विश्वास प्राप्त है, ऐसे लोगों की, ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा एक कैबिनेट चुनी जाती है जो प्रेसिडेंट्स कैबिनेट कहलाती है। और उसका जो प्रमुख है, मुखिया है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है। अब बात देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये सब तो वोट करते ही है, भारत के सारे विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है वो भी वोट करते हैं। और इस कारण से हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर समझ में नहीं आता।
लोकतंत्र में तो लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलती है, लेकिन ये होते हुए भी ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है। इसका कारण ये है कि वहां पे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को द्वारा निर्वाचित नहीं है। भारत में क्योंकि हमने एक तरह से हमने रिपब्लिक गणतंत्र के रूप में हमने एक मॉडल स्वीकार किया है, ऐसे में लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा, सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, चाहे वो राज्य स्तर के हो चाहे वो केंद्र स्तर के हो, उनके द्वारा 64% वोट प्राप्त करके द्रौपदी मुर्मू जो सामान्य परिवार से आती है और सारे संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचती है, ये जो गणतंत्र का मैसेज है, ये केवल लोकतंत्र का मैसेज नहीं है, गणतंत्र का, सर्वसामान्य व्यक्ति सर्वोच्च पद पर, ये जो सफर है, इस रूप में मुझे लगता है कि जो अंत्योदय की बात आपने कही, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग, कोई भी कानून बनाते हुए, कोई भी नीतिगत विचार करते हुए, क्या वो जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है जब ऐसे समाज से, ऐसे जनजाति क्षेत्र से जब सर्वोच्च पद पर व्यक्ति आ जाती है, तो नीतिगत विषयों में अपने आप ही सर्वप्रथम जो ध्यान में रहता है वो अंतिम कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति रहता है। ये मैं मानता हूं कि ये भारत का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रक्रिया का सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की थी, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, दीनदयाल जी जिसको अंत्योदय की बात कहते थे, एकात्म मानव दर्शन की बात कहते थे, मैं मानता हूं इन सब का एक तरीके से प्रतिनिधित्व के रूप में आज हमने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण करते हुए देखा। और अगर उनके व्यक्तित्व का जिक्र किया जाए, जो लगातार हम चर्चाओं में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, सहज, सरल, सौम्य, स्वाभाविक, सशक्त, और इस तरह का व्यक्ति जब इस तरह के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है प्रफुल्ल जी, तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, हम क्योंकि भव्यता बहुत अहम है, जब हम राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं, हर किसी को आकर्षित करती है क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा है और ज़मीन की सच्चाइयों से वाकिफ़ है। तो ये जो इस तरह का आकर्षण है वो उसको बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं करता, उसके लिए ये ठीक है क्योंकि वो इन संघर्षों से निकलकर कह सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा सोना तपता है तो उतना ज़्यादा कुंदन के रूप में निखर कर सामने आता है। तो इस तरह के व्यक्ति का इस तरह के पद पर आसीन होना अपने आप में आने वाले समाज के लिए, युवाओं के लिए एक उस तरह का ब्लूप्रिंट या रूपरेखा तैयार करता है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। जी, आज के हमने उनके भाषण में यदि हम देखते हैं तो जिन मुद्दों को उन्होंने स्पर्श किया और जिस भाषा में और जिस मैं कहूँगा कि उस आवाज़ में भी एक तरह से उन अनुभवों की सच्चाई दिखती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि कितना अच्छा हिंदी में कम्युनिकेट, कितना अच्छा इंग्लिश में कम्युनिकेट, मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं उसके पीछे का भाव कितना सामने वालों तक पहुंचता है। तो वो हमने आज देखा। राष्ट्रपति चुनाव के सारे इसके बाद हमने पहली बार उनको सार्वजनिक मंच पर भाषण करते हुए देखा और उसमें वो जो भाव दिखा, वो भाव बड़ा महत्वपूर्ण था। देश के प्रति, युवाओं के प्रति कैसे सबको साथ लेकर चलना है। फिर उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर भी जिक्र किया, यानी कि सर्वांगीण विकास की तरफ जिस तरह से हम जो भी भारतवासी हैं, मैं आप ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति इस तरह से पूरे सर्वांगीण विकास की बात करें, उसको लेकर उन्होंने अपने केंद्र बिंदु बड़े स्पष्ट तौर पर रखे। शैली कोई भी हो सकती है, भाव उनका बिल्कुल साफ, निश्चल और स्पष्ट था। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि वो इतने संघर्ष से निकली है, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के लिए संघर्ष था, बिल्कुल अर्थार्जन के लिए संघर्ष था, व्यक्तिगत जीवन में अपने बच्चों को खोना, पति को खोना और फिर भी सार्वजनिक जीवन में सबके हित में डटे रहना, विधायक के रूप में अपना लोहा मनाना और सबसे अच्छे विधायक के रूप में एक तरह से पुरस्कृत होना, उसके बाद एक राज्य की महामहिम राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाना। तो एक तरफ वो जमीन पर उनके पैर डटे रहे, उस
सच्चाई के साथ कि मैं कहाँ से आई हूँ, और दूसरी तरफ उन्होंने ये सारा एक तरह से लोकल लेवल पर काउंसिलर से लेकर राज्यपाल पद तक ये जो सारा सफ़र पूरा किया, उसके कारण उनको ये सारे चाहे संवैधानिक प्रोटोकॉल हो, चाहे उसके कारण आने वाले कुछ बंधन भी हो, इन सब के बारे में उनको बिल्कुल ठीक से जानकारी है। और इस कारण से राष्ट्रपति भवन का चाहे वो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो सारे उसका हम कह सकते हैं कि सुविधाएं भी, और एक तरह से उसका तामझाम भी एक तरीके से वो हो, लेकिन वो करते हुए भी उनकी वो सादगी और उनके वो भावों के रूप में शब्दों से द्वारा आने वाली सच्चाई, ये दोनों कहीं पे भी बिल्कुल ही हिलती नहीं है। ये साफ आज दिखाई दिया, और मुझे लगता है कि यही देखिए, क्योंकि वो पद के कारण, उस पद की गरिमा के कारण वो सुविधाएं और वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जब व्यक्ति ये ध्यान में रखता है कि ये पद जो है वो केवल एक माध्यम है संवैधानिक मेरे दायित्व को निर्वहन करने के लिए ये सारी सुविधाएं दी है, तब मुझे लगता है कि व्यक्ति का बैकग्राउंड जो है, व्यक्ति की जड़ें जो है, वो हमेशा उसको ये याद दिलाती रहती है कि जिस कुर्सी पर, जिस बड़े से एक तरीके से विश्व के सबसे बड़े, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित भी और एरिया में सबसे बड़े एक तरीके से भवनों में से भारत का राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पे रहते हुए भी उन जड़ों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना, मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति पद पर पहुँचना, ये इन दोनों का एक तरीके से भारत के अंतिम छोर का, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद से मिलने की प्रक्रिया। यानी ये जो हम कहते हैं कि आसमान और धरती कभी एक नहीं हो सकते, बड़ा क्लीशेड सा है, लेकिन ये आज ये हमने होते हुए देखा। दूसरी अहम बात प्रफुल्ल जी, उन्होंने ये साफ तौर पर कही है कि भारत किस तरह से बहुत गौरवशाली आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है, और उन्होंने कहा कि कैसे G20 की अध्यक्षता हम करने वाले हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। किस तरह से कोरोना काल में हमने काम किया, वो इस बात से भी भली भांति परिचित थी। तो कहीं ना कहीं किस तरह से भारत की जो विकास यात्रा है, जो अब पथ पर दौड़ रही है, हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस लिहाज से भी उन्होंने कहा कि ये भारत का जो हम अमृत काल बना रहे हैं, और अमृत काल में इस कालखंड में उनको ये जिम्मेदारी मिली, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवशाली मानते हैं। देखिए, सिंबलिकली या कोइंसिडेंस के रूप में कहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको रोकना चाहूँगी, एक बार सीधे लिए चलते हैं आपको सीधे राष्ट्रपति भवन, और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर अभी गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी होने वाली है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से, भवन के दृश्य, और देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, जहां उनके स्वागत के लिए गण्यमान्य व्यक्ति पधारेंगे। The newly sworn in President of India, Srimati Draupadi Murmu, being greeted by former President Shri Ramnath Kovind, and now, in a short while from now, they will proceed to the forecourt of Rashtrapati Bhavan, where Srimati Murmu will inspect the guard of honor. A day for ceremony and protocol, a day for transition, and a day of pride, hope, joy. A photo session, photo shoot with the new incumbent
of the highest office in the country and the former incumbent. ऐतिहासिक तस्वीरें नए राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के कमेटी रूम कावेरी में। भव्यता और औपचारिकताओं का ये समारोह देश की प्रथम आदिवासी महिला ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाल लिया है और इस महत्वपूर्ण घटना के महत्व और प्रभाव को वर्तमान और भविष्य में जाना और समझा जाएगा। So we have cameras specially positioned inside Rashtrapati Bhavan and of course outside to bring you the detailing from within what is happening, and of course beautiful images of the glorious surroundings and the vistas around. The gathering of the dignitaries here, the 3 service chiefs are here, the Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, the Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, and the Naval Chief Admiral R. Hari Kumar. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अंतर सेना गारद, Awaiting the arrival of Prime Minister Narendra Modi, who shall be here shortly to congratulate Srimati Murmu on her taking over as the 15th President of India. And here we see the arrival of his carcade. गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में होगा। ये संसद भवन का दृश्य, जहां से गण्यमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करते हुए The circular Parliament Hall, we just saw images of that, the historic Vijay Chowk, here we are, the Raisina Hill, all having borne silent testimony to our history of how power has transitioned, about how mantles have been taken over and given away, how decisions are taken on which the future of the nation depends, and they have been witness to all this over the years. सभी गण्यमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंचकर देश की 15वीं राष्ट्रपति का अभिवादन करेंगे। अंतर्गात्र सेना तैनात है। An inter-services guard of honor here stationed right in the center of the forecourt. The gently tinkling fountains on either side of your screen, adding to the ceremonial air, the gentle tinkling of water down, all a very, very beautiful, serene and gracious surrounding as the frame of this event. बीचों बीच जयपुर कॉलम या जयपुर स्तंभ
145 फीट ऊंचा है। और इधर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में धीरे धीरे बढ़ता हुआ कारों का काफिला और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। ऐतिहासिक अवसर, देश की प्रथम आदिवासी महिला ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, पदभार संभाला है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आगमन। The head of governance of the largest democracy in the world has arrived here to greet and felicitate the constitutional head of the largest democracy in the world. Prime Minister Narendra Modi has arrived here. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू का आगमन। Prem Venkaiah Naidu taking his seat next to the Prime Minister. There are some very few family members also of the new president here in the audience. People have come from her village, some of them, very few, small number of invitees. Our new president is a simple lady, and I think simplicity is going to be her strength. We have in the audience BJP MLAs from Mayurbhanj district. We also have union ministers, members of parliament, to make President Draupadi Murmu's day all the more special. उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के गण्यमान्य व्यक्ति इस समय राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं नए राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए। And that's the strength of our democracy. When our new president represents all sections of society, marginalized and mainstream, and to ensure that the marginalized are mainstreamed. That's the true success of democracy. A democracy that continues to revitalize itself, to grow, and to take in its ambit inclusion as its strongest value.
though there are myriad ways of exhibiting inclusion, today's ceremony, Srimati Murmu's election as the President of India is a prime example. देश की नई राष्ट्रपति का जीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं, संघर्ष का पर्याय है और बहुत बड़ा संदेश है उन सब के लिए जो कभी कभी संघर्षों में विचलित होने लगते हैं। संदेश यही है जो उन्होंने अपने जीवन से दिया है कि संघर्ष लगातार करना है और उसके बावजूद कल कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी इसकी चिंता किए बगैर अपना काम, अपना कर्तव्य, उसका निर्वहन करना है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश की आदिवासी महिला को प्रथम नागरिक बनने तक का जो अवसर मिला है, वो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए और हर देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अब प्रस्थान कर रही हैं। A special day also today for the state of Jharkhand. The moment Srimati Murmu's victory was announced, there were celebrations everywhere, and I'm sure today also the state will be celebrating in a very, very special way, and of course a proud moment for all. This is the north court of Rashtrapati Bhavan. Again, you can see the combination of pink and cream sandstone and beautifully sculpted stone. And the president's limousine, president's cars make their way towards the forecourt, where the vice president, the prime minister, the three service chiefs, and of course cabinet ministers are assembled and waiting for her. इतिहास में दर्ज होते हुए ये क्षण, ये पल देश की 15वीं राष्ट्रपति And now the inspection of the Guard of Honor. Antarsena Sumatran! Rattislot! Slamet! Jet!
महोदय अंतर सेना सम्मान कार्ड निरीक्षण के लिए अधिरथ। और अब अंतर सेना कारत का निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। अंतर सेना गारद का निरीक्षण संपन्न। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये निरीक्षण हुआ और अब अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति As the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, inspects her first Guard of Honor. And now alights at the saluting base here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan to be greeted, to be wished and to intermingle with the dignitaries present here. Taking her leave, the President, after being wished by all here, boards a vehicle. अंतर सेना सम्मान कार्ड विजय। भारत को बदलते हुए देख रही है दुनिया। यहां से भारत की गौरव गाथा में एक और अध्याय जुड़ता है। Another smooth transition of power and position. And as the mantle
of the constitutional head as president of the country is donned by Srimati Draupadi Murmu, a new responsibility comes her way. With her previous background, with her wisdom, with her knowledge and experience, she is sure to take this democracy forward with the right values. भारत की गौरव गाथा और उपलब्धियों में सबको साथ लेकर चलने की जब बात आती है तो ऐसी घटनाएं और ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। आज ऐसा ही अवसर है जिसका समाज के हर तबके पर, हर वर्ग पर गहरा असर पड़ेगा। In today's world, when the rate of change is so fast, when memories are forgotten even before they are made, certain pictures of this ceremony will always be etched with us. Because these are special memories. These are memories capturing tradition, transition. These are memories that help the present understand that there was a past that anchors them and there is a future which they will have to create, which then anchors future generations. It is this passing of the baton, it is this passing of responsibility that makes democracy seamless. Because people come and go, but the country forever is on the move, is always there, is constant. And as the largest reservoir of human resource in the world today, with the youngest population, India has a huge role to play. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का अब नया निवास 12 जनपथ होगा। I'm sure it's a sentimental and a nostalgic moment for the family of the former president. 5 eventful years. 5 years of eventful memories have been made here. And the show must go on. बदलाव प्रकृति का नियम है। एक कार्यकाल पूरा होता है, दूसरा प्रारंभ। और आज ये सब हम सब ने देखा पूरी भव्यता के साथ, और हम आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस घटना के साक्षी बने।
the engines of democracy अंतर सेना सम्मान गार्ड carry on. जब दिन निकला था उस समय लग रहा था कि बारिश किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अब इस समय धूप बीच बीच में जब भी निकल रही है, बादलों में से काफी तेज उमस से भरा दिन। बारिश शायद कभी भी आए, लेकिन फिलहाल इस समय यहां राष्ट्रपति भवन में गतिविधियां लगातार जारी हैं। वर्तमान राष्ट्रपति के साथ पूर्व राष्ट्रपति, the predecessor and the successor, our former president and the current president, both together, and will now go to the dignitaries there at the forecourt, the central part of the forecourt. It's been a hectic day for everyone here at Rashtrapati Bhavan. Lot of preparations, making sure everything is in order as per protocol to be followed. Lots of activity happening. पूरा कार्यक्रम इस तरह से होता है कि आप घड़ियां मिला सकते हैं। प्रोटोकॉल का और समय को देखते हुए पूरा उसका हिसाब रखा जाता है। The guard commanded to stand at attention. समारोह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नए राष्ट्रपति का स्वागत और पूर्व राष्ट्रपति को विदाई। श्रीमान अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत।
The Guard Commander requesting former President Kovind to inspect the guard. Mixed emotions, I'm sure, going through former President Kovind as he remembers his time 5 years ago when he came in here, a tenure well lived, a tenure well served. A grateful nation thanks him. And now the band will strike up a slow march for the inspection. देश की सेवा करने का, अपने कार्य को संपन्न करने का जो भाव मन में आता है उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव। धन्यवाद भी, आभार भी। सम्मान गारद का निरीक्षण संपन्न। Gratitude and greetings going side by side. अंतर सेना सम्मान गार्ड पगार अंतर सेना सम्मान गार्ड फाइट अंतर सेना सम्मान गार्ड फाइट चल अभिवादन भी, आभार भी और विदाई भी। As the band picks up a quick march and the guard marches off, smiling faces greet the former president as he interacts with the people he had a close association with, built a close rapport with during his tenure. Memories made, memories imprinted, and of course relationships built. मन के भाव चेहरों पर,
exchanging of notes, conversations, and I'm sure relationships which will carry on into the future. Nostalgic moment for the former president as he's accompanied by the president, Srimati Murmu. पूर्व राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से औपचारिक विदाई। Formal farewell to Shri Kovind. And as the presidential car drives away, we salute this great nation once again for its culture, tradition, customs, and of course its people. The trumpeter signaling a respectful farewell. The president's bodyguard now escorting the vehicle from the forecourt of Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति की कारों का काफिला एक बार फिर बढ़ चला है। साथ में उनके घुड़सवार अंगरक्षक राष्ट्रपति भवन आज नए राष्ट्रपति का स्वागत कर रहा है, तो पूर्व राष्ट्रपति को विदाई भी दे रहा है। A truly traditional and ceremonial send-off, lining the sides of the entrance, the president's bodyguard paying full respect to their former chief, the Supreme Commander. A picture speaks 1,000 words.
moments captured for eternity. The presidential vehicle escorted with full honor from the official abode of the President of India, and in it, former President Shri Kovind, along with India's 15th President, Srimati Draupadi Murmu, seeing him off. और अब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रस्थान। Prime Minister Narendra Modi, who was here to welcome the new president and say goodbye to the former president, now is aboard his vehicle and is leaving the forecourt of Rashtrapati Bhavan after a ceremony that made many memories. एक यादगार समारोह जिसकी यादें हम सबके न सिर्फ मन में रहेंगी बल्कि इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। वो यादें ऐतिहासिक और भव्य राष्ट्रपति भवन जो आज के इस समारोह का साक्षी है। स्वागत कर रहा है देश के 15वें राष्ट्रपति का। आज 25 जुलाई सन 2022 को देश में 15वें राष्ट्रपति ने शपथ ली है। बदलते भारत ने बहुत कुछ बदला है और सोच भी बदली है। भविष्य में लोग जानेंगे किस तरह यह बदलाव कब हुआ, इसके प्रमाण यहां मिलेंगे। इस अभूतपूर्व बदलाव को देश और दुनिया ने देखा। इतिहास भी इन पलों को इतिहास में दर्ज होते हुए देख रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।
संगीत से है आपको प्यार, तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार।